आप सभी विद्यार्थियों का सिकवाल ऑनलाइन ऐप में स्वागत है। आज सरस्वती माँ की असीम कृपा और मेरे कक्षा के आशीर्वाद से ऑनलाइन ये मेरी पहली क्लास है। इसमें आपको भी पता है कि कोई पहली बार लेगा तो थोड़ा बहुत ऑफलाइन लेना और ऑनलाइन लेने में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा जो ऑफलाइन में जिस प्रकार से पढ़ाता हूँ उसी प्रकार आपको ऑनलाइन में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आमेर दुर्ग पर, और आमेर दुर्ग कहां पर स्थित है और उसमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। या मान लो कि अपन अगर मान लो कि कोई विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है जो कभी आमेर नहीं गया हो, तो आज अपन जो पढ़ेंगे उससे आपको ये एहसास होगा कि अपन अगर नहीं गए लेकिन अगर कभी आप जाओ तो उसमें आपको वहां किसी गाइड को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद अपन देखें, शुरुआत करें अपन, तो अपन देखते हैं कि यह है आपके सामने आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के बारे में अपन कहीं व्यक्ति क्या कहते हैं क्या नहीं उसके बारे में अपन चर्चा करें तो आमेर दुर्ग एक गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और गिरि दुर्ग की श्रेणी का मतलब यह है, गिरि का मतलब होता है पहाड़ी, यानी ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो वो क्या कहला जाएगा, गिरि दुर्ग। इसके बाद अपन देखें ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो इस पहाड़ी का नाम है काली खोह पहाड़ी। यानी अपन देखें कि आमेर दुर्ग अगर पूछा जाए आपसे कि आमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आमेर दुर्ग अपनी कौन सी पहाड़ी पर स्थित होगा, काली खोह दुर्ग पर। अब अपन देखें कि इसका नाम आमेर क्यों पड़ा, तो अपन कहीं अगर प्राचीन अपन इतिहास देखते हैं तो यहां पे प्राचीन काल में एक अम्बरीश नाम से एक ऋषि हुआ करते थे। ये ऋषि यहां पर तपस्या करते थे और इन्हीं अम्बरीश ऋषि की तपस्या स्थली होने के कारण इसको अपन इस जगह को धीरे धीरे अम्बरीश ऋषि के नाम पर अपन ने धीरे धीरे इसका नाम रख दिया आमेर। और आमेर नाम रखने के बाद जो यहां दुर्ग बन गया उसको नाम दे दिया अपन ने आमेर दुर्ग। कई व्यक्ति कहते हैं कि यहां पर एक अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है। इस अंबिकेश्वर महादेव के कारण ही यहां पर इस दुर्ग का नाम आमेर दुर्ग पड़ा। लेकिन इसका अगर अपन चर्चा देखते हैं, अपन अगर इतिहास देखते हैं, अपन अगर प्राचीन ख्याति देखते हैं तो अपने को पता चलता है इस चीज में कि अंबिकेश्वर जो महादेव का मंदिर है उसका निर्माण प्राचीन काल में नहीं किया गया, अपितु कोकिल देव जो आमेर के जो कछवाहा वंश में जो शासक हुए उन्होंने अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किया। तो अपन केवल इसी एक चीज को मान सकते हैं कि यहां पर पहले प्राचीन काल में अम्बरीश ऋषि की यह तपोभूमि रही और इसी तपोभूमि के कारण इनके नाम पर इसका नाम आमेर दुर्ग पड़ा। तो अपन केवल यहां पर केवल चर्चा अपने जो तीन चीज है आपके सामने कि आमेर दुर्ग कौन सी श्रेणी में आएगा, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएगा, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, वो काली खोह पहाड़ी पर स्थित है, और ये किस व्यक्ति विशेष के नाम से अगर प्रसिद्ध हुआ है तो ये अम्बरीश ऋषि एक ऋषि हुए, उनकी तपस्या स्थली ये थी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आमेर, न कि अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर। अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए कि अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है, कोकिल देव ने। अब अपन चलें इससे आगे चर्चा करें। तो अब अपन यहां से अपन देखते हैं, आप ये मानो कि आप कहीं इस समय जयपुर में अजमेरी गेट से चल रहे हो, तो अजमेरी गेट से अपन दिल्ली रोड पकड़ते हैं, यानी एक दिल्ली रोड तो बाईपास है जयपुर के, और एक दिल्ली रोड अपने क्या है जयपुर से होता हुआ दिल्ली की तरफ चलता है। तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर अपन चलते हैं, 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलते हैं, तो एक गांव आता है, उस गांव का नाम है आमेर गांव। और आमेर गांव में जो ही अपन उतरते हैं बस से या अपना कोई साधन लेके जाते हैं, तो उस रोड के लेफ्ट साइड में जो दुर्ग अपने को दूर से दिखाई देता है, और वो दुर्ग जो है वो है आमेर दुर्ग। अब आमेर दुर्ग में अपन जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आमेर दुर्ग में आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले किस जगह से गुजरना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको गुजरना पड़ेगा दिल्लाराम का बाग।
अब इस दिल्लाराम का जो बाग है, आप ये सोचें कि दिल्लाराम का बाग, इसका नाम दिल्लाराम पड़ा क्यों है? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि कहीं इतिहासकार बताते हैं कि जो मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में जो नव निर्माण हुआ है, उस नव निर्माण के जो कलाकार हैं या जो शिल्पी हैं या जो कारीगर हैं, उनमें एक व्यक्ति हुआ करता था दिल्लाराम, और उससे इतने प्रसन्न हुआ मिर्जा राजा जयसिंह, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इस बाग का निर्माण कराते हुए इसका नाम क्या कर दिया? दिल्लाराम का बाग। तो इस बाग का निर्माण किसने करवाया है? मिर्जा राजा जयसिंह ने। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आमेर दुर्ग में सबसे पहले अपन किस जगह से गुजरेंगे, तो सबसे पहले गुजरेंगे अपन दिल्लाराम के बाग से। और दिल्लाराम का बाग का अगर निर्माण अगर पूछा जाए किसने किया है, तो किसने किया है? मिर्जा राजा जयसिंह ने। अब ये मिर्जा राजा जयसिंह ने दिल्लाराम का बाग तो किया है, लेकिन यहां पे क्या है, उस समय जब राजवंश का, राजाओं का राजकाल था या राजवंश का चल रहा था, उस समय यहां पे रानियां और राजा के लिए पार्क के रूप में काम किया जाता था। ये अगर पूछा जाए कि दिल्लाराम का बाग निर्माण तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया है, लेकिन ये उस जमाने में किस काम में आता था, तो उस जमाने में ये क्या है कि प्राचीन काल में राजा और रानियां यहां पर आकर अपना जो मनोरंजन का काम किया करते थे, तो यहां पर एक तरफ रानियां बैठती थी और दूसरी तरफ इसी में दो छतरियां बनी हुई है। दिल्लाराम के बाग में अगर अपन चलेंगे कभी या आप जाओगे कभी, तो वहां देखोगे कि दो छतरियां बिल्कुल आमने सामने, और बीच में एक क्या है कि अभी वर्तमान में तो यहां पंवारा चलता है, लेकिन उस समय उस मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में के समय की अगर अपन चर्चा करेंगे, तो वहां पर एक बड़ा चौक बना हुआ है, और उस बड़े चौक में रात्रिकालीन मनोरंजन वहां पर होते थे। तो एक तरफ आदमी बैठ जाते थे राजा लोग, और एक तरफ रानियां, और बीच में वो उनका मनोरंजन का काम होता था। तो अपन देख लें कि आमेर में सबसे पहले कौन सा बाग आएगा, तो बताओगे आप कौन सा? दिल्लाराम का बाग। दिल्लाराम के बाग का निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो किसने किया है? मिर्जा राजा जयसिंह ने। यहां पर यह प्राचीन काल में, उस राजवंश काल में किस काम में आता था, तो राजा और रानियों के मनोरंजन की ये एक जगह के रूप में काम में आता था। अगर आप देखेंगे ये आदमी जैसे जैसे जा रहे हैं, यानी ये एक रास्ता है कहां पे जाने का? आमेर दुर्ग में। तो जो ही अपन इन सीढ़ियों से होते हुए, इधर से होते हुए यहां क्रॉस करते हुए अपन आगे की तरफ चलेंगे, तो आगे यहां पर जब से पहले जो अपना जो दरवाजा आएगा, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आमेर दुर्ग में जब आप चढ़ाई चढ़ने के बाद सबसे पहले जो दरवाजा आएगा, उस दरवाजे का नाम है सूरजपोल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो मुख्य द्वार कौन सा होगा? सूरजपोल होगा। ये उस जमाने में, अभी वर्तमान अगर अपन देखें, वर्तमान दृष्टि से यदि आप वहां गए हुए हो, तो इस दरवाजे से ही आप एंट्री करोगे। लेकिन अगर अपना राजवंश या प्राचीन काल अपन देखते हैं, तो यहां पर केवल राजा लोग, केवल कौन प्रवेश करेंगे? यहां से राजा लोग प्रवेश करते थे, और वो भी किस पर? हाथी पर बैठकर करते थे। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आमेर दुर्ग जो है, आमेर दुर्ग का मुख्य द्वार, तो मुख्य द्वार इसका नाम है सूरजपोल। और वर्तमान में तो जनता, आम जनता आती है इस पे, लेकिन अगर अपन प्राचीन काल में अपन देखें, तो यहां पर केवल राज परिवार आता था। ये किस्म केवल यहां सूरजपोल है, यहां पर वर्तमान में आम जनता आती है, और पहले केवल राज परिवार के व्यक्ति यहां पर
यहां से प्रवेश करते थे। इस सूरज पोल से जो ही अपन आगे की तरफ चलेंगे तो एक चौक आता है और उस चौक का नाम है जलेब चौक। सूरज पोल में अपन जो ही आगे चलेंगे तो इस चौक का नाम है जलेब चौक। अब इस जलेब चौक में अपन देखते हैं कि वर्तमान स्थिति अगर अपन चल के वहां देखें तो वर्तमान में तो ये आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है। वर्तमान में अगर देखें तो ये जलेब चौक वर्तमान में आम जनता के लिए खुला हुआ है। लेकिन प्राचीन काल की अगर स्थिति देखें तो प्राचीन काल में ये जलेब चौक क्या है कि आर्मी की परेड, यानी अगर किसी राजा को अगर कहीं युद्ध के लिए जाना है तो उससे पहले उसकी पूरी आर्मी इस जगह इकट्ठी होती थी और उसको आदेश दिया जाता था कि अपने को वहां चलना है। तो अपन देखें कि जो ही सूरज पोल से अपन आगे चलेंगे तो सूरज पोल से आगे चलते ही अंदर आते ही, क्योंकि ये तो सूरज पोल है, इससे अपन अंदर जो ही आए तो उसका नाम क्या पड़ गया अपना जलेब चौक। और इसका प्राचीन अगर अपन देखें कि वर्तमान में तो आम जनता के लिए खुला हुआ है, लेकिन अगर प्राचीन काल में अपन देखें तो यहां पर केवल आर्मी की यहां पर क्या कराई जाती थी, परेड कराई जाती थी। और अपन देखें कि ये अगर आप देखें ये जो इधर की जो ये है वो अस्तपल है, यानी ये सामने जो कमरे दिख रहे हैं ना वो अस्तपल, यानी उस जमाने में यहां पर घोड़ों को रखा जाता था और घोड़ों के साथ रखा जाने के कारण, लेकिन अब धीरे धीरे इनको यानी प्राचीन काल में आर्मी की परेड और जो कमरे हैं उन कमरे को अस्तपल में काम में लिया जाता था या घोड़े यहां पर रखे जाते थे। लेकिन अगर वर्तमान में आप देखें कि वर्तमान में यहां पर घोड़े वगैरह नहीं रखे जाते, वर्तमान में अपन देखेंगे आप जहां से टिकट लोगे वो ही कमरे हैं। ये वर्तमान में यहां पर क्या मिलेगा आपको, टिकट घर बना हुआ मिलेगा। यानी अपन चर्चा करें कि सूरज बोल के आगे आते हैं अपना कौन सा चौक आ जाएगा, जलेब चौक। प्राचीन काल में यहां पर आर्मी की क्या कराई जाती थी, परेड कराई जाती थी। लेकिन यहां पर इस जलेब चौक के चारों तरफ जो कमरे हैं वो पहले हस्तबल थे या वहां पर घोड़े रखे जाते थे। लेकिन वर्तमान में अगर अपन देखें तो जहां से अपन टिकट कर लेते हैं वो ही ये क्या है, कमरे हैं। इसके बाद अपन आगे चलें, जो ही जलेब चौक से अपन आगे चर्चा करें तो आगे आता है ये एक पश्चिम की तरफ से आने वाला एक रास्ता है और इस रास्ते को अपन पोल जो दरवाजा है उसका नाम देते हैं अपन चांद पोल। यानी अपन देखें कि जो ही सूरज पोल के सामने की तरफ से कोई पोल दिखाई देता है, एक दरवाजा आने जाने का एक दरवाजा दिखाई देता है, उसको अपन क्या कहते हैं, चांद पोल। अब इस चांद पोल के ऊपर जो एक कमरे दिखाई दे रहे हैं यहां पर क्या है, नगाड़ जी बैठते थे पहले, या अपन कहते हैं कि नगाड़े बजाने वाले बैठते थे यहां पर। और जब कभी आगे, क्योंकि इसके सामने कौन सा सूरज पोल है, अब उस सूरज पोल से यदि कोई राज परिवार या कोई राज परिवार का कोई मेहमान आता तो यहां से वो जो नगाड़ जी थे वो यहां क्या करते थे, बैठे बैठे नगाड़े बजाते थे। अब अपन देखें कि पहले वाले का नाम सूरज पोल इसलिए रखा उसका नाम क्योंकि वो पूर्व दिशा में है। अब अपन देखें ये इसका नाम चांद पोल क्यों रखा, तो इसका नाम चांद पोल इसलिए रखा क्योंकि अपन देखते हैं कि इस तरफ चांद दिखाई देता है। रात को अपन अगर देखें तो इस तरफ अपने को चांद दिखाई देता है, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया, चांद पोल। अब अपन देखें इस चांद पोल के बाद अपन आगे चर्चा करें तो इस जो जलेब चौक है, इसी जलेब चौक में एक कोने में एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है शिला माता का मंदिर। शिला माता के बारे में जब अपन लोक देवी देवता पढ़ेंगे तब इस शिला माता के बारे में काफी चर्चा करेंगे। अभी अपन ये देखें कि इससे कोई किस प्रकार के प्रश्न अपने आ सकते हैं। तो अपन देखें कि जलेब चौक में अगर पूछ लिया जाए कि शिला माता का मंदिर किस दुर्ग में है तो आप बताओगे आमेर दुर्ग। लेकिन यदि चौक का नाम पूछ ले, दुर्ग नहीं पूछा जाए और चौक का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो इसका नाम बताओगे कौन सा चौक है, जलेब चौक।
अब अपन देखें कि शिला माता का जो मंदिर है, अब मंदिर है तो उसमें मूर्ति भी आवश्यक है। अब मूर्ति आवश्यक है तो इस मूर्ति के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये मूर्ति जो है वो लाई गई है पूर्वी बंगाल से। ये जो मूर्ति लाई गई है वो कौन सी जगह से लाई है? पूर्वी बंगाल से। अब पूर्वी बंगाल अगर वर्तमान स्थिति देखें तो पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश में जा चुका है। पूर्वी बंगाल किस देश में जा चुका है? बांग्लादेश में। और अगर अपन देखें कि प्रश्न आपने पूछ लें कि शिला माता की मूर्ति कहां से लाई है, और न तो पूर्वी बंगाल ऑप्शन में आए और अगर कोई और भी नहीं आए, और अगर मान लो इसमें आ जाए कि सज्जोर अगर स्थान आ जाए, तो अब अपन देखें कि आप समझे इस चीज में कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जैसे जयपुर है, वैसे ही पूर्वी बंगाल वो पुरानी प्राचीन काल की एक जागीर, बड़ी जागीर थी। उस जागीर में जो एक छोटी जागीर थी उसका नाम था सज्जोर। इस सज्जोर जो जगह है, इस जगह का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था केदार। इसी केदार को पराजित करके राजा मानसिंह प्रथम, राजा मानसिंह प्रथम इस मूर्ति को यहां पर लेकर आता है। वापिस अपन समझे एक बात कि अपना जो शिला माता है, शिला माता की जो मूर्ति है वो कौन से दुर्ग में है? तो कौन से दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में। लेकिन यदि अपन आगे चर्चा करें, अगर चौक पूछ ले तो कौन सा चौक बताएंगे अपन? जलेब चौक। और अगर जलेब चौक में मंदिर तो बना हुआ है, लेकिन मंदिर में किसकी आवश्यकता पड़ती है? मूर्ति की। और मूर्ति अपन देखें तो मूर्ति कहां से लाई गई है? पूर्वी बंगाल से। कहां से लाई गई है? पूर्वी बंगाल से। और पूर्वी बंगाल अगर वर्तमान में अपन देखें तो वर्तमान में किस देश में पड़ेगा? बांग्लादेश में। और पूर्वी बंगाल में भी अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो जगह का नाम क्या है? सज्जोर। अब अपन देखें कि यहां का एक शासक हुआ करता था केदार। इस केदार जो है, इसको पराजित करके राजा मानसिंह प्रथम ने इसकी मूर्ति को कहां ले आया? आमेर। अब इसके बारे में ज्यादा विस्तृत विवरण अपन जब शिला माता पढ़ेंगे प्रॉपर लोकदेव में तो उसमें करेंगे, लेकिन एक सामान्य चर्चा अपन मैं यहां कर देता हूं इसके बारे में कि इसके बारे में दो मत हैं। यानी इस मूर्ति को यहां लाने के पीछे दो मत अपने सामने आते हैं। पहला मत तो यह कहता है कि इस मूर्ति के बारे में यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ये मूर्ति रहेगी वो अजय रहेगा। अब मानसिंह जो था वो अकबर के शासन काल में इस सेनापति था अकबर का, और उसको 1594 के लगभग उसको पूर्वी बंगाल भेजा गया। 1594 के आसपास इसको जब पूर्वी बंगाल में भेजा गया तो वहां का एक शासक था केदार। जब उसको पता चलता है कि केदार के पास एक ऐसी मूर्ति है माता की जो क्या है कि भाई यहां जिसके पास ये रहेगी तो वो कभी हारेगा नहीं, तो मानसिंह सबसे पहले तो जाता है मांगने के लिए कि भाई केदार महाराज आप मुझे ये मूर्ति दे दो। लेकिन क्या आप भी जानते हो कि जो माता ऐसी हो जो कभी हारने नहीं दे तो देगा कौन? तब एक मत ये बताता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत के अनुसार, ख्यातों के अनुसार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मानसिंह ने उस समय क्या है कि वहां का एक पुजारी हुआ करता था इस माता का, उस पुजारी को लालच देके इस केदार की जो पूजा अर्चना है उसमें क्या है कि अपना विघ्न डालता है, और विघ्न डालते हुए जब विघ्न डल जाता है तो केदार की जो ताकत है वो कमजोर पड़ती है, और मानसिंह उस केदार को हराकर इस मूर्ति को कहां ले आता है? आमेर में। लेकिन एक मत और है। दूसरा मत ये कहता है कि ये जो शिला माता की जो है वो जब मानसिंह वहां पर पूर्वी बंगाल जब जाता है तो इस मानसिंह को एक स्वप्न आता है, और इस स्वप्न में ये आता है कि भाई मैं एक समुद्र में एक मूर्ति के रूप में मैं यहां विराजित हूं, मुझे तेरे साथ तू तेरे राज्य में ले चल। तो तब वहां से समुद्र से मानसिंह उस मूर्ति को लेता है और उसको लेकर यहां आमेर के किले में लाकर उसका मंदिर बनवाता है। तो अपन ये समझ लें कि इस मूर्ति को मेन मुद्दे की बात जो अपने काम की चीज है वो केवल ये है कि भाई इस माता का मंदिर आमेर दुर्ग में है, आमेर दुर्ग में भी जलेब चौक में है, और इस मूर्ति को लाया गया है पूर्वी बंगाल से,
और पूर्वी बंगाल में भी किस स्थान से? सज्जोर से हैं। और सज्जोर से किस राजा के पास से हैं? केदार से हैं। और केदार से लाने वाला व्यक्ति कौन है? राजा मानसिंह प्रथम। अब यहां पर जो ही ये लाके अपना यहां मंदिर बनाते हैं तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात है जो मैं खाली पन्ने पे बताता हूं आपको, कि अपन देखें कि वहां पर मैं एक सामान्य अपने जो आने लायक क्वेश्चन है उस हिसाब से मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूं कि शिला माता है, इस शिला माता का अगर मंदिर पूछा जाए तो मंदिर है आमेर दुर्ग में। मंदिर पूछ लिया जाए आपसे तो कौन से दुर्ग में बताओगे आप? आमेर दुर्ग। लेकिन आमेर दुर्ग में भी अगर चौक का नाम पूछा जाए तो चौक का नाम क्या है? जलेब चौक। चौक का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा चौक बताओगे आप? जलेब चौक। और इस शिला माता की यदि मूर्ति लाई कहां से गई है तो पूर्वी बंगाल से, और वो पूर्वी बंगाल में भी अगर अपन चर्चा करें तो जगह का नाम है सज्जोर। और इस सज्जोर से लाई गई है, और लाई किससे गई है? केदार से। और लाने वाला व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए तो लाने वाला व्यक्ति है मानसिंह। अब मानसिंह ने यहां पर लाकर मूर्ति स्थापित की। अब इसके बारे में अपन देखें कि इस माता का मुंह थोड़ा टेढ़ा है। माता का मुंह थोड़ा क्या है? टेढ़ा है। उसके पीछे दो उक्ति अपने सामने आती है। यानी आप अगर कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष, क्योंकि मेरा किसी व्यक्ति विशेष को आहत करना ये कोई मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा यह है कि अपने को किसी न किसी प्रकार से समझ में आ जाए। तो अपन देखें कि अगर अपन शिला माता की मूर्ति की तरफ अपन देखते हैं तो इसके थोड़ा सा मुंह टेढ़ा है, तो उसके पीछे अपन लॉजिक दो युक्ति सामने आती है कि पहला तो ये क्या है? महिषासुर मर्दन। यानी अपन इनकी मूर्ति देखते हैं तो उनके पैर में महिष मर्दन। महिष मर्दन का मतलब समझे आप नोटिस करना, मूर्ति को देखना तो उसके नीचे भैंसे का या ऐसा जो चित्र आपको दिखाई देगा, तो उस पे अगर मान लो भाले से या किसी से वार किया होता है तो अपन जो ही अपन करते हैं तो अपना थोड़ा सा चेहरा टेढ़ा हो जाता है। तो एक मत तो ये कहता है कि महर्षि मर्दन, मतलब महर्षि मर्दनी के रूप में इसको अपन जानते हैं, और इसके जब वो उसका वध कर रही होती है मां तो उस समय उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन एक जो ख्यातों में अपने को एक जानकारी और मिलती है कि इसमें क्या है, जब मानसिंह इसको यहां पर मंदिर बनाया, मूर्ति बनाया, तो उस समय माना जाता है कि उसने यहां पर नर बलि देने की कोशिश की है या नर बलि दी है। तो इसीलिए मां कभी नर बलि चाहती नहीं है, क्योंकि मां कभी ये नहीं चाहती कि कोई आदमी मरे। तो एक उक्ति ये कहती है उस नर बलि से अप्रसन्न होकर अपना मुंह थोड़ा सा मां ने तिरछा कर लिया। अब अपन देखें कि वर्तमान में अपन देखें इसकी मूर्ति का जो मुंह है, अब मुंह अपन चर्चा कर रहे हैं, अब अपन देखें इसके मां के बारे में आके, तो इस मां के 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस लोक देवी को 2.5 प्याले शराब चढ़ती है तो कौन सी बता देंगे अपन? शिला माता। लेकिन अगर शिला माता अगर ऑप्शन में नहीं आए तो दूसरी है जीण माता। अगर मान लो शिला माता ऑप्शन में आती है तो पहला आंसर अपना शिला माता होगा, लेकिन शिला माता अगर नहीं आए तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या होगा? जीण माता। अब अपन आगे चले इस पे, यहां अपन चले कि पहले यहां पर माना जाता था कि यहां पर नर बलि देते थे, फिर वर्तमान में धीरे धीरे बकरे की बलि देने लगे, और बकरे की बलि देते देते वर्तमान में यहां पर झाग बलि देते हैं। झाग बलि का मतलब आप समझे यहां पर कि अपने गांव में जैसे अपन कोई सांड होता है और उस सांड को प्रत्येक व्यक्ति गांव में घर घर अपन अगर वो आता है तो अपन उसको रोटी खिला देते हैं, लेकिन वो क्या होता है? खुला हुआ, कहीं पे खेती नहीं करता है। उसी प्रकार उसके अपन ने नोटिस देखना उस सांड के कहीं ना कहीं कान कटे हुए होंगे। उसी प्रकार अपन देखें कि अपने जो बकरे होते हैं उन बकरे को अपन कहीं ले जाएं और अपन उसको माताजी के नाम पे उसका कान काटते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी मारा तो नहीं गया लेकिन उसका केवल कान चढ़ा दिया गया, जिससे व्यक्ति भी संतुष्ट हो गया
और आत्मा माना जाता है कि जो अपना धर्म है उसके प्रति भी अपनी आस्था वहीं की वहीं रही। तो इसीलिए इस बकरे के जो कान काट देते हैं उसे अपन जाग बलि कहते हैं, और उस बकरे को अपन गांव में कहते हैं अमरा बकरा, यानी उसको फिर कटने के बाद कोई बलि नहीं चढ़ाता है। इसके बाद अपन आगे चलें, एक चीज याद रखना कि जो अपने शिला माता है इसके पास एक इंगलाज माता की मूर्ति भी है। आप अपन देखें, हिंगलाज माता की मूर्ति है। इस हिंगलाज माता की जो मूर्ति है, यानी शिला माता की मूर्ति तो अपने पास वहां दिखाई देती है, उसी के पास एक हिंगलाज माता की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये हिंगलाज माता की मूर्ति जो है वो मीणाओं ने लाई थी। यानी अगर पूछ लिया जाए कि हिंगलाज माता की मूर्ति कौन लेके आया, क्योंकि शिला माता की तो कौन ले आया, मानसिंह प्रथम, तो हिंगलाज माता की मूर्ति किसने लाई, तो वो किसने लाई है, मीणाओं ने, और ये लाई है बलूचिस्तान से। ये कहां से लाई गई है, बलूचिस्तान। और अपन देखें कि इसी शिला माता, ये जो शिला माता है वो आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी है। आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी है, और यहां प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में मेले लगते हैं। वापिस अपन चर्चा करें तो शुरू से एक बार, जिससे आपको याद हो जाए कि शिला माता है उसका मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो कौन से दुर्ग में बताओगे, आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग में भी किस चौक में बताओगे, जलेब चौक में। अब जलेब चौक में इस शिला माता की मूर्ति कहां से लाई गई है, पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल में यदि जगह का नाम पूछ रहे आपसे तो कौन सी जगह बताओगे, सज्जोर। और लाई किस शासक से हैं, केदार से। और लाने वाला व्यक्ति कौन है, मानसिंह। और मानसिंह ने यहां पर लाकर यहां पर मूर्ति स्थापित करते हुए यहां क्या बना दिया, उसका मंदिर। और इसे अपन शिला माता का थोड़ा सा मुंह टेढ़ा दिखाई देता अपने को, उसके पीछे रीजन दो है जो अपने को ख्यातु से या अपने इतिहास अगर अपन पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि मां जो का ये जो शिला माता है वो महिषामर्दिनी कहलाती है, जिससे क्या है कि जो ही उसका वध कर रही होती है तो थोड़ा सा मुंह टेढ़ा दिखाई देता है। दूसरा मत यह माना जाता है कि उस समय मानसिंह के शासनकाल में इसके यहां पर नर बलि दी जाती थी, जो शिला माता को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने थोड़ा अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। इसके बाद अपन देखें यहां पर 2.5 प्याले शराब चढ़ते हैं, और उसके बाद प्राचीन काल में यहां पर नर बलि दी जाती थी, उसके बाद बकरे की बलि दी जाती थी, और उसके बाद अपन देखें यहां पर झाग बलि दी जाती है। और इसके बाद अपन देखें कि शिला माता की मूर्ति के पास ही उस मंदिर में इंगलाज माता की मूर्ति स्थापित की गई है, जो किसके द्वारा लाई गई है, मीणाओं के द्वारा। और कहां से लाई गई है, बलूचिस्तान से। ये आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी यानी इष्ट देवी। और इसके बाद अपन देखें, अगर पूछ लिया जाए कि आमेर के कछुआओं की कुल देवी, तो कुल देवी जमवाई माता है। कुल देवी कौन है, जमवाई माता। इसके बाद अपन देखें कि यहां पर अपन देखें प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में यहां पर मेले लगते हैं। इसके बाद जो ही अपन शिला माता के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो इसी शिला माता के मंदिर के बिल्कुल नजदीक से एक दरवाजा और आता है अपने सामने, और वो दरवाजा आता है सिंगपोल। यानी अपन देखें कि जो ही शिला माता के मंदिर से अपन आगे की तरफ क्रॉस करेंगे कि शिला माता के मंदिर इधर पड़ता है, और यहां से ये जो सीढ़ियां हैं यहां से अपन जो ही यहां अंदर आएंगे तो इस दरवाजे का नाम दिया गया है सिंगपोल। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर पूछा जाए कि आमेर के कछुआ वंश में सिंह किस शासक से लगा है, तो वो शासक है मानसिंह प्रथम। यानी अपन देखें कि मानसिंह प्रथम से अगर पूर्वी शासकों को अपन देखते हैं तो उनके आगे लगता था दास, भगवंत दास, इसके बाद भारमल दास आना। लेकिन माना जाता है, कहा जाता है, या अपन देखते हैं कि सिंगपोल अंदर जाने का रास्ता यानी जलेब चौक से अगर आमेर महलू की तरफ अपन चलते हैं तो इस दरवाजे का नाम है सिंगपोल। और अपन देखें कि सिंह सबसे पहले किस शासक के लगा, तो किसके लगा है, मानसिंह के। इसके बाद जुई अपन अंदर चले तो अंदर चलते ही जुई सिंगपोल से अपन अंदर चलेंगे तो यहां पर आता है एक दीवाने आम। यहां पर एक चौक आता है,
इस चौक का नाम अपन देते हैं दीवाने आम। अब अपन देखें कि दीवाने आम कहा क्यों रहे, भले अपने रीजन आता है कि कोई भी चीज अपन है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो अपन देखें आज अपने अगर कोई सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी आते हैं तो अपने गांव में क्या है, कोई भी पुलिस वाला इंक्वायरी करने के लिए अपने घर पे आता है। अब घर पे आता है तो चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी है वो उनको कहते हैं दीवान साहब, यानी एक शब्द अपने सामने आता है दीवान साहब। दीवान साहब का मतलब है कि भाई एक सरकारी व्यक्ति आया है जो अपनी जांच करने के लिए आया है। तो अपन यहां देखें कि दीवाने का मतलब अपन समझें कि दीवानी आदमी, और दीवानी को अपन कह सकते हैं सरकारी। यानी अपन देखें कि जूही सिंह पोल से अपन आगे जाएंगे तो एक बड़ा सारा चौक आएगा और उसमें एक 40 कम्बू का एक महल बना हुआ है, उसको अपन क्या नाम दे देंगे, दीवाने आम। अब दीवाने आम क्यों पड़ा है, दीवाने आम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां पर दीवाने, यानी ये जो अपन ये 40 कम्बू के महल देखते हैं, ये कितने कम्बू का महल है, 40 कम्बू का। इस 40 कम्बू का जो महल है इसमें अपन नोटिस करें तो इसमें 16 जो कम्बे हैं वो तो है संगमरमर के। कभी आप जाएं तो वहां देखें कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या है कि कई व्यक्ति सोच रहे होंगे कि यार ये तो ऐसे ही बोल रहे होंगे सर, तो लेकिन आप कभी जाएं तो उसमें आप निश्चित रूप से गिने उनको कि यहां पर 16 जो कम्बे हैं वो तो किसके हैं, संगमरमर के। और इसके बाद 24 कम्बे यहां पर हैं बलुआ पत्थर के, या जिसे अपन कह सकते हैं धौलपुर के लाल पत्थरों के। किस प्रकार के पत्थर हैं, बलुआ पत्थर हैं। तो अपन देख लें कि ये जो महल अपने सामने जो बना हुआ है तो कितने कम्बू का महल है, 40 कम्बू का। 16 कम्बे किसके हैं, संगमरमर के। 24 कम्बे किसके हैं, बलुआ पत्थर के। अब अपन देखें कि इसका निर्माण किसने करवाया साहब, तो इसका निर्माण करवाया है मिर्जा राजा जयसिंह ने, या अपन के देख लें कि जयसिंह प्रथम। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया है तो निर्माण किसने करवाया है, जयसिंह प्रथम ने। अब अपन देखें कि अब इसका निर्माण तो करवा दिया, अब अपन वापस अपने मुद्दे पे आते हैं कि इसका नाम दीवाने आम क्यों पड़ा। तो ये जो कम्बू का 40 कम्बू का महल है, यहां पर केवल राजा या सरकारी व्यक्ति ही यहां पर बैठते थे, इस कारण इसको क्या कहते हैं, दीवाने। अब अपन देखते हैं आम। अब आम शब्द अगर अपन देखते हैं तो आम को कहते हैं, अपन कहते थे ना गांव में या तो पेजारी आम जनता है रे भाई, तो अपन आम को कहते हैं जनता। यानी अगर अपना शब्द जो आता है आम, आम को कहते हैं जनता। यानी इस महल के सामने जैसे ये आदमी खड़े हुए हैं वहां पर उस समय में प्राचीन काल में यहां पर जनता बैठती थी। यहां पर कौन बैठती थी, जनता बैठती थी। इसी कारण समझना आप, इसमें सरकारी आदमी बैठेगा और इसमें कौन बैठेगी, जनता बैठेगी। इसी कारण इस जगह का नाम अपन देखें तो इस जगह का नाम क्या पड़ गया, दीवाने आम पड़ा। अब आप एक चीज और देखना, आमेर जो दुर्ग है, ये आमेर दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ है, उसके नीचे जो है दीवारें बनी हुई है और उस दीवारों के नीचे अपन देखें तो ये पानी का टैंक बना हुआ है। यानी ये जो जनता जहां बैठ रही है उसके नीचे यदि अपन देखें, कभी आप जाएं तो वहां पर अपन जैसे गांव अपने जो छत होती है, छत के ऊपर जो दोहरे होते हैं जिसे यानी या पाइपलाइन जो अपन बिछाते हैं, वैसे यहां पर ये अगर इसको अपन देखें तो ऐसे कुछ न कुछ यहां पर ऐसे बने हुए हैं जिससे यहां का पानी नीचे जाता है और नीचे एक पानी का क्या बना हुआ है, टांका बना हुआ है, पानी का टांका। अब पानी का टांका समझे आप, यानी अपन देखें आजकल सरकारी योजना है, सरकार कहती है कि भाई प्रत्येक घर के नीचे एक टैंक बनाए, अपना एक नीचे बेसमेंट बनाए और उसमें पूरे बरसात का पानी एक जगह इकट्ठा करें। तो उसी प्रकार प्राचीन काल में, ये सोच आज की नहीं है, प्राचीन काल की है। प्राचीन काल में क्या था कि यहां पर नीचे इस जगह के नीचे भी क्या बना हुआ था, पानी का टांका बना हुआ है। तो अपन देखें कि सिंहपोल, अपन सिंहपोल तक पहुंच गए। सिंहपोल से जो ही अपन आगे चलें तो आगे चलने के बाद अपन देखते हैं कि यहां पर आता है दीवाने आम। और दीवाने आम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यहां पर सरकारी और आम जनता यहां पर बैठती थी, इसी कारण इसका नाम दीवाने आम पड़ा है। और दीवाने आम में कितने कम्बू का महल बना हुआ है, 40 कम्बू का। 16 कम्बे किसके बने हुए हैं, संगमरमर के, और 24 कम्बे किसके बने हैं, बलुआ पत्थर के। और अपन देखें कि जनता जहां पर बैठती थी उसके नीचे क्या बना हुआ है, पानी का टांका। अब अपन इसमें अपन देखें, यहीं पर एक चर्चा और कर लेता हूं
कि यहां पर अपन देखे, गौर करके आप देखते हो तो ये जो महल बना हुआ है, इस महल के नजदीक ये जो आपको अगर देखे आप नोटिस, अगर मैं पेन चला रहा हूं, ये चीज यदि आप देखते हो तो यहां पर ये खंबे हैं 27, और ये जो 27 जो खंबे हैं वो बिल्कुल एक सीध में है। जैसे अपन आजकल कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट तहसील में, तो कोर्ट तहसील में क्या है कि वहां पर वकील बैठते हैं ना, जैसे दौड़ 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 जगह बना बना के, वैसे ही आप देखें तो बिल्कुल ये एक एक जैसे जैसे अपन वहां केबिने बना के बैठते हैं, वैसे ये केबिने बनी हुई थी प्राचीन काल में, राजवंश के काल में, राजपूत काल में। और यहां पर बैठते थे वो जो अपना राजस्व वसूल करते थे, जो कौन बैठते थे इसमें, राजस्व वसूल करने वाले। अब राजस्व वसूल करने वाले बैठते थे, तो आज अपन उसे कहते हैं कोर्ट, और प्राचीन काल में इसे कहते थे कचहरी। तो इसी का नाम दे दिया गया 27 कचहरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 27 कचहरी किस दुर्ग में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए कि 27 कचहरी किस दुर्ग में स्थित है, तो दुर्ग का नाम कौन सा बता दोगे, आमेर दुर्ग। अब अपन इससे अपन देखें जी साहब, इस मिर्जा राजा जयसिंह ने बना तो दीवाने आम शानदार दिया, लेकिन जो ही वो यहां पर बैठने लगा और आम जनता की मीटिंग करता, तो वो धीरे धीरे परेशान होने लग गया। अब क्यों होने लग गया साहब, अब प्राचीन काल में क्या है, राजा कभी जनता को बुलाता तो जनता जिस हालात में होती उसी हालात में यहां आकर बैठती। मान लो कि जनता अगर कोई काम कर रही है, पसीने में आ रही है, तो भाई पसीने से तो कुछ बात ही नहीं है, अब पसीने से आने लग गई बदबू। अब सामने बेटा राजा मिर्जा राजा जयसिंह, तो भाई उससे बचने के लिए, मैं ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कहीं आप ये अदरवाइज मत लेना, ठीक है ना। तो अब उस पसीने की बदबू को रोकने के लिए मिर्जा जयसिंह को उनके जो आदमी काम करते थे, उन्होंने एक सलाह दी कि भाई सबसे बढ़िया काम है कि आप एक काम करो कि इसके जहां, क्योंकि आप एक नोटिस करना, ये पूर्व दिशा में ये खिड़कियां जो भी है ना, वो सब पूर्व दिशा में है, यानी पूर्व दिशा में खिड़कियां बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो राजा हो, आप तो कुछ भी बना सकते हो, तो आप एक काम करो कि आपके जो दीवाने आम है उसके बिल्कुल नीचे क्या है कि एक झील बना दो साहब। कि भाई झील क्यों बनाए रे भाई, तो उन्होंने कहा कि आप झील बनाओ, और इस झील का नाम रखा गया है मावटा। लेकिन राजा है पूछता तो सही कि भाई ये झील बनाऊं क्यों, तो उन्होंने कहा कि साहब गर्मी में आप कभी यहां मीटिंग करोगे जनता के साथ, तो भाई यहां से ठंडी ठंडी हवा आपके पास आएगी, जनता तो चाहे गर्मी मरे लेकिन आपको ठंडी हवा मिलेगी। इस ठंडी हवा मिलने के कारण यहां पर क्या बनाया उसने, मावटा झील। अब पूछ लिया चाहे आपसे कि मावटा झील का निर्माण किसने करवाया है, तो मावटा झील का निर्माण किसने करवा दिया साहब, मिर्जा राजा जयसिंह ने। एक प्रश्न यहां से अपने लोक संत जब पढ़ाऊंगा तब चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें एक चर्चा यहां पे भी कर देता हूं कि इस मावटा झील के किनारे पर दादू दयाल जी के प्रवचन चल रहे थे एक बार। अब जब दादू दयाल जी के प्रवचन चल रहे होते थे, तो उस प्रवचन के समय वहां पर एक संत हुआ करते थे रज्जब जी। उस रज्जब जी की यहां से बारात निकल रही थी। अब बारात निकलेगी तो व्यक्ति दूल्हे के वेश में रहेगा, तो ये दूल्हे के वेश में इन दादू दयाल जी के प्रवचन सुन के वो फिर साहब जिंदगी पर उन्होंने क्या नहीं की, शादी नहीं की, और शादी नहीं करते हुए उन्होंने कौन सा संप्रदाय अपना लिया, दादू संप्रदाय। समझ में आ गई। ये अपन जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे उसमें और चर्चा करूंगा वापिस की क्या है क्या नहीं है। आप केवल ये समझें कि जो मावटा झील है, मावटा झील के किनारे पर दादू दयाल जी क्या दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। जब प्रवचन दे रहे होते हैं तो वहां से रज्जत जी की बारात निकलती है, तो वो शादी के वेश में होते हैं, दूल्हे के वेश में होते हैं। पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि दूल्हे के वेश में कौन सा साधु था साहब, तो कौन सा है, रज्जत जी। अब अपन देखें साहब, राजा को मंत्रियों ने सलाह तो दे दी कि भाई आप मावटा झील बना लो जिससे क्या आ जाए, आपकी ठंडी हवा। लेकिन राजा ने कहा साहब ये तो ठंडी हवा आई, अरे तुम्हारी सलाह से बदबू कहां से मिटी। तो उन्होंने कहा कि इसका भी इलाज करते हैं साहब। तो उन्होंने इलाज क्या किया कि इस मावटा के झील के किनारे पर उन्होंने कहा कि यहां पर आप केसर बो दो साहब। क्या बो दो, केसर। और केसर हमेशा क्या है, क्यारी में बोते थे, इसी कारण इसका नाम पड़ गया रे भाई केसर क्यारी। अब उन्होंने कहा कि भाई जब केसर आप बोतो इसमें,
तो केसर जब आप बो रहे हो तो केसर से अपना आप ही सुगंध आएगी, और सुगंध आएगी तो ठंडी तो हवा मिल गई मावटा झील से, और इसके बाद सुगंध मिल गई आपको केसर क्यारी से। तो अपने जो इनकी बदबू, अगर आम जनता अपने को बदबू से परेशान कर भी रही है तो भी अपना हल हो जाए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मावटा झील या केसर क्यारी किस दुर्ग में है, तो किस दुर्ग में बताओगे साहब आप? आमेर दुर्ग में। अब जो ही अपन देखें इसके आगे अपन चलें, क्योंकि दीवाने आम से फिर अंदर चलेंगे। अब अंदर चलेंगे तो इस अंदर चलते ही सबसे पहले एक दरवाजा आएगा साहब, और उस दरवाजे का नाम है गणेश पोल। यानी अपन जो ही दरवाजा अपन क्रॉस करेंगे और उस दरवाजे का नाम क्या है? गणेश पोल। अब साहब इसका गणेश पोल नाम क्यों पड़ा रहे भाई? तो आप इसको आप गौर करके देखो, यहां पे गणेश जी की मूर्ति है क्या? यानी अपन अगर इसको गौर करके देखते हैं, आप जब कभी जाओ वहां देखेगा ये चीज आपको, तो यहां पर क्या है? गणेश जी की मूर्ति है। इस गणेश जी की मूर्ति स्थापित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गणेश पोल। अब साहब गणेश पोल का निर्माण भी तो कोई कराएगा, तो इसका निर्माण भी साहब किसने करा दिया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। अब साहब इस मिर्जा राजा जय सिंह तो साहब राजा थे, उस समय पता नहीं कि कितनी लंबाई कितनी ऊंचाई बनती है, तो साहब इन्होंने 50 बाय 50 का इस पोल को बना दिया। यानी 50 तो चौड़ाई और 50 ही ऊंचाई। तो यहां पर एक व्यक्ति घूमने आया और उस व्यक्ति का नाम था फर्ग्यूसन। इस फर्ग्यूसन ने इस दरवाजे को देखा, इस पोल को देखा, और उसने कहा कि भाई दादा, इस दुनिया में मैंने अगर दरवाजे देखे हैं तो इतना बड़ा दरवाजा कोई सा भी नहीं देखा। तो अगर अपन देखें कि गणेश पोल के ऊपर किसी व्यक्ति के शब्द अगर किसी ने कहे हैं तो किसने कहे हैं? फर्ग्यूसन ने। और फर्ग्यूसन ने कहे हैं, और क्या कहा है कि ये जो गणेश पोल का जो दरवाजा है वो इतना बड़ा है जितना इस देश में ही नहीं है। इसके बाद अपन देखें कि इस गणेश पोल के ऊपर आपको मैं अभी जस्ट आगे और बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज देखें कि इस जगह इसके सामने गणेश पोल के सामने दीवाने आम है। आप केवल यहां पे ये समझ के रखना कि इस गणेश पोल के सामने अगर पूछूं मैं आपसे कभी तो कौन सा आम है? दीवाने आम। और दीवाने आम मैंने चर्चा की थी कि जहां सरकारी और आम जनता बैठे वो कौन सी है? दीवाने आम। तो साहब क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह क्या है, रात को साहब अपनी रानी के पास जाता है, तो रानियां जो बैठी हुई होती है वो उनसे चर्चा करते हैं, और चर्चा करते रानियां कहते हैं कि तुम ही तो मजे ले लेते हो बाहर जाने के, अब हम तो यहाँ कमरे में घुट घुट के मर रहे हैं, तो अब हम या तो हमारे को पूरी स्वतंत्रता दो या फिर हम आप जो करते हो वो कम से कम देखने तो दो। तो जब मिर्जा राजा जय सिंह ने दिमाग लगाया, अपने मंत्रियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि साहब आपने ये गणेश पोल तो बना दिया है यहां तक, अब इस गणेश पोल के ऊपर एक काम करो, आपकी रानियों को राजी करने के लिए कि अपन यहां पर जो जनता के साथ क्या वार्तालाप करते हैं, क्या अगर प्रोग्राम कोई अगर अपन रात को करते हैं, अगर वो देखती है तो साहब यहां पर एक झरोगा बना दो। क्या बना दो? झरोगा। और इस झरोके को अपन नाम देंगे, भी आगे पढ़ेंगे, इसको नाम देंगे सुहाग मंदिर। तो अपन देख लें, आप समझे इस चीज पे कि गणेश पोल है, गणेश पोल का यदि निर्माण अगर पूछ लिया जाए आपसे तो गणेश पोल का निर्माण किसने कराया है? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और ये कितनी लंबाई चौड़ाई है? 50 इंटू 50। इसको देखा किस विद्वान ने? फर्ग्यूसन ने। और फर्ग्यूसन ने कहा कि गणेश पोल इस दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है साहब। इसके बाद अपन देखें कि इस राजा ने इसके ऊपर यहां पर क्या बनाया है? सुहाग मंदिर। अब अपन आगे चले, इसमें आज हो सकता है अभी टाइम लगेगा क्योंकि अब शुरू हुआ है तो खत्म तो करूंगा इसमें थोड़ा, क्योंकि अपने को 15-20 मिनट तो लेट हो गया था, तो लगभग 15-20 मिनट अपन आगे तक इसमें चलेंगे। आगे जब कैलाश जी सर की क्लास आएगी तो थोड़ी ये माने कि 9 बजे के बाद क्या है कि 9 की जगह उनकी 9:30 बजे के आसपास क्लास रहेगी, ठीक है ना सर। अब अपन आगे चले, जो ही अपन अंदर घुसेंगे और घुसने के बाद अपन जो ही अंदर चलेंगे और ऊपर चढ़ाई पे चढ़ जाएंगे, तो अगर इधर से अंदर की तरफ से, बाहर से तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये झरोका है, लेकिन अंदर से इस प्रकार की है, तो ये जो है ये पटरानी के लिए था। यानी जो बीच का झरोका था वो किसके लिए था? पटरानी के लिए। और यहां पर पर्दा अंदर, अगर अपन अंदर आप जब जाओगे अंदर देखना कि अपने गांव में जैसे लोहे की खुन्नियां लगी होती है ना, वहां पर इसके अंदर ऐसे के ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी इसके पर्दा लग जाता था। यानी उन रानियों को केवल रानियां और जो उनकी दासियां थी वो ही अंदर रहती थी और वो यहां से बाहर देखती थी। और माना जाता था
इस जगह बैठने का सौभाग्य सुहागन स्त्रियों को था। किसको था? सुहागन स्त्रियों को। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया रे भाई? सुहाग मंदिर। यानी अपन चर्चा कर लें कि इसके अंदर केवल सुहागिन स्त्रियां बैठती थी, इसी कारण इसका नाम पड़ गया सुहाग मंदिर। अब सुहाग मंदिर से अपन आगे चलें तो आगे अपन चलते हैं तो आगे एक महल, जैसे दीवाने आम बना हुआ है वैसे ही आगे एक और बना हुआ है, उसको अपन ने कहा है दीवाने कास। अब दीवाने कास का इसको नाम दिया है दीवाने कास, तो अपन दीवाने आम में अच्छी प्रकार से समझ गए। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि दीवाने का मतलब है साफ सरकारी राजा लोग रहे भाई, और कास का है भाई बिल्कुल कास आदमी, यानी मिलने वाले आदमी बिल्कुल। तो अगर मान लो कि राजा अपने मिलने वाले व्यक्तियों को के साथ यदि कोई मीटिंग करता या एक साथ कोई वार्तालाप करता तो उसको अपन ने क्या कह दिया? दीवाने कास कहा। अब इस दीवाने कास में अपन देखें कि ये बनाया किसने है? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया, इसी कारण इसको अपन कह सकते हैं जय मंदिर। अब आप यहां देखना 3-4 मंदिर, मंदिर का मतलब टेंपल नहीं है, कहीं आप ये सोच लो साहब कि मंदिर का लिख दिया इसका मतलब टेंपल हो गया ना, ये मंदिर नहीं है, ये महल है, लेकिन इसका नाम क्या रख दिया? जय मंदिर, क्योंकि किसने निर्माण करवाया था? जयसिंह ने। अब इसमें अपन क्या है देखें अपन कि मैं एक बार गया था वहां घूमने के लिए, तो जब मैं घूमने के लिए गया था तो मैं वहां गया, मैडम और हम दोनों गए थे वहां पर देखने के लिए पहले, तो वहां पर एक गाइड था, और गाइड साहब अंग्रेजों को इतना मतलब कहते हैं ना कि अंग्रेजों को तो कोई भी पागल बना सकता है साहब, तो एक गाइड अंग्रेज को साहब यहां पागल बनाते हुए देखा हमने कि भाई वो कैसे देखा साहब, तो उसको देखने के पीछे रीजन ये बताऊं मैं आपको कि यहां पे इस देखने के रीजन ये है कि वो गाइड जो था वो एक अंग्रेज आदमी को यहां लेके आया। अंग्रेज आदमी को उसने कहा कि भाई तुमने नाइट स्टार खूब देखे होंगे। अंग्रेज ने कहा कि वास्तविकता में भाई नाइट स्टार खूब देखे हैं साहब मैंने, लेकिन तुमने कभी जिंदगी में डे स्टार नहीं देखा होगा, यानी तुमने तुम्हारी जिंदगी में कौन सा स्टार नहीं देखा होगा? डे स्टार। तो साहब अंग्रेज भी चौंक गया साहब कि भाई यार वास्तविकता में नाइट को तो यार अपन भी देखते हैं कि नाइट को तो तारे दिखते ही दिखते हैं, लेकिन दिन में भी तारे दिख जाएं। तो अंग्रेज ने कहा कि यार नहीं देखे, आप दिखाओ साहब। तो उस गाइड ने कहा कि भाई मेरे को 1000 रुपए चाहिए। कितने रुपए मांग लिए गाइड ने? 1000। अब क्या है, अब उस अंग्रेज ने देखा कि 1000 रुपए तो जा रहे हैं साहब, अब उसको पता नहीं, अपने को तो पता है 1000 रुपए कैसे कमाते हैं। अब उसको डे स्टार दिखाने के लिए साहब इस दीवाने कास में ले गया साहब। अब दीवाने कास में लेके जाता है तो आप एक नोटिस करना है इसको, इसमें ये जो सामग्री जो रहे ना वो सब शीशे हैं, और अंदर भी क्या है? शीशे जड़े हुए हैं। इसी कारण अपन अगर पूछ लें आपसे कि इस दीवाने कास को एक नाम और दिया जाता है, और वो क्या दिया जाता है? शीश महल। यानी अपन देखें कि दिन के तारे दिखाने के लिए इस शीश महल में ले गया, और अंदर ले जाने के बाद उसने अपने सिगरेट पीने वाले लाइटर को जलाया। किसने क्या चलाया? इसने। अपन जो सिगरेट पीते हैं या अपने घर वाले सिगरेट जो पीते हैं उस लाइटर को जलाता है, तो लाइटर की जो लो है वो लो पूरे कांच पे चमकती है। जो लो है उस लाइटर की पूरी दीवार यानी पूरी कांच पर चमक रही है, और कांच पे चमक रही है तो दिन में भी ऐसा लग रहा है कि भाई दिन में भी क्या चमक रहे हैं? तारे। तो साहब अंग्रेज खुश का खुश हो गया और 1000 रुपए गाइड को दे गया। तो अपन वापिस अपन समझे, अपन मेन मुद्दे पे आए कि दीवाने कास है। दीवाने कास का मतलब है सरकारी आदमी बैठने वाले, और यहां इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने करवाया है, और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जय मंदिर पड़ गया। और यहां पर अपन देखें कि दिन के तारे का मतलब समझे आप कि इसके अंदर क्या जड़े हुए हैं? शीशे। इसी कारण इसका नाम क्या है? शीश महल। अब अपन देखें कि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम का एक कवि हुआ था, और उस कवि का नाम था बिहारी। यानी मिर्जा राजा जयसिंह है, उस जयसिंह का एक कवि हुआ, और उस कवि का नाम क्या है? बिहारी। इस बिहारी ने एक किताब लिखी, बिहारी सतसई।
इस सतसई को लिखते हुए, यानी मिर्जा राजा जयसिंह का एक दरबारी कवि, उसका नाम क्या हो गया, बिहारी, और इसने एक किताब लिखी सतसई, और उस सतसई में इस महल को देखते हुए, और इस महल को देखते हुए इसका एक नाम इसने भी दे दिया साहब, और वो दे दिया दर्पण धाम। यानी उसने कहा कि ये शीश महल या दीवाने काश नहीं है साहब, यानी उसने क्या कहा कि ये शीश महल या दीवाने काश नहीं है, ये तो साहब दर्पण धाम है। तो अपन देख लें कि दीवाने काश को अपन 3 नाम अपने सामने आते हैं, पहला दीवाने काश, दूसरा शीश महल, और तीसरा ये दर्पण धाम, जो किसने कहा है, बिहारी ने। अब अपन आगे चलें, तो इससे आगे अपन चलते हैं, उससे पहले अपन देखें कि ये तो आपका जो दीवाने काश है वो आ गया साहब। इस दीवाने काश के सामने एक पार्क बना हुआ है, इसके सामने क्या बना हुआ है, एक पार्क। अब इसमें अपन देखें कि इसको नोटिस करना, देखना, सॉरी ये चलो आना, ये दीवाने काश है, ये पार्क बना हुआ है, और ये जो पार्क बना हुआ है वो बना हुआ है मुगल काल का। इसी कारण इसे मुगल काल का मतलब है कि मुगल पद्धति क्या होती थी कि ये बिल्कुल बीच में चौक दे दिया, मतलब अपने कोई भी फंवारा वगैरह दे दिए, और इसको बिल्कुल 4 समान भागों में, 1, 2, 3 और 4, यानी अपन देखें कि इसको, इस पद्धति को अपन कहते हैं मुगल पद्धति या मुगल गार्डन, जिसका नाम दिया अपन मुगल पद्धति से बना हुआ है, इसी कारण इसका नाम क्या दिया, मुगल गार्डन, या इसको कहा 4 बाग पद्धति, यानी इसको क्या दे दिया, 4 बाग। अब इसमें क्या है, मेरे को एक फोटो मिली नहीं, मैंने अभी नेट पे कोशिश की थी, लेकिन क्या था कि मैं किताबों में बिजी था, अचानक आया, अचानक आते ये डाउनलोड कर रहा था, तो एक फोटो मिली नहीं है, उसका मैं यहीं पे समझाता हूं आपको। अब आप ये चीज समझें, इस अपन समझते हैं कि यहां पे अपन समझे कि ये तो साहब दीवाने काश हो गया, ये तुम्हारा बाग हो गया साहब, और यहां पे एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम देते हैं अपन सुख मंदिर। अब समझना आप, क्योंकि चित्र नहीं मिला, इस कारण इसी में समझना पड़ेगा अपने को। इस तरफ दीवाने काश बना हुआ है, इस बीच में बाग आ गया, और इधर क्या है, सुख मंदिर है। सुख मंदिर में क्या है, अब रानियां जो थी, इस सुख मंदिर में क्या है कि यहां पर एक महल बना हुआ है इस प्रकार से, और इसे यहां पर ऊपर से, प्राचीन काल में ऊपर से यहां से एक प्राकृतिक झरना, एक कृत्रिम झरना यहां से बनाया जाता है, और यहां पर ये जो पार्क बना हुआ है, इस पार्क के अंदर इसका पानी आता है साहब। अब समझें, इसे सुख मंदिर समझें आप। अब क्या है कि यहां से ऊपर से झरना का पानी आ रहा है, यहां एक नाली बनी हुई है, और ये नाली का पानी कहां जाएगा, मुगल गार्डन में, या मुगल का जो 4 बाग पद्धति से जो बाग बना हुआ है उस पे। अब क्या है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने में झूले झूलते हैं, तो उस समय ये क्या है, सुख मंदिर का मतलब है आनंद की प्राप्ति करने वाला महल। तो इसीलिए अपन देखें कि यहां पर, यहां एक कड़ा लगा हुआ है, आप कभी जाएं तो देखें कि वास्तविकता में है या मैं ऐसे ही कह रहा हूं, और यहां पर कड़ा लगा हुआ है, और यहां पर प्राचीन काल में, राजपूत काल में यहां पर झूला लगाया जाता था। इस झूले पे रानियां बैठती थी, और इस नाली से जो पानी आता था, इस पानी के छींटे, और यहां पर राजा उस काल में बैठा करते थे, और ये रानियां अपने पैरों से छींटे फेंक के इस राजा के ऊपर उस पानी को फेंका करती थी। तो ये जिस प्रकार, क्योंकि रानियां बाहर अपने, जैसे अपने गांव में सावन के महीनों में पेड़ के झूला झूलते हैं, तो रानियां तो पेड़ के झूला झूल नहीं सकती, इसीलिए उस आनंद की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक सुख मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें झरने से ऊपर से पानी आ रहा है, यहां पर झूला लगाया गया, और इस दोनों तरफ 2 रानियों के लिए महल बनाए गए, और इसी को अपन नाम दे देते हैं सुख मंदिर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुख मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, तो सुख मंदिर किस दुर्ग में बताओगे आप, आमेर दुर्ग में। अब इसके बाद अपन देखें, इसी दीवाने काश में अपन समझें, इस बाग को मैं हटा देता हूं,
और यहां पे मैं लिख देता हूं दीवाने कास। आप देखना पहले प्राचीन काल में क्या कलाकारी होती थी। इस दीवाने कास में तो क्या है, कास आदमियों की मीटिंग होती थी। और इस एक दीवाने कास के ऊपर अगर आप कभी जाएं तो यहां पर एक महल बना हुआ है छोटा सा। इस महल पे क्या किया कि इन्होंने यहां पर एक पाइपलाइन बिछाई उस जमाने में, और इस पाइपलाइन से यहां पर क्या है, जो दरवाजे थे उनमें बंद नहीं करवाया, और यहां पर कस, या अपने गांव में कह सकते हैं चारा, समझे आप। अगर कस नहीं समझें तो अपन चारा समझ लें कि चारे की अपन मान लो कि जैसे या ऐसा समझें कि कूलर की पंखुड़, वो जो अपन घास आती है ना कूलर की, वैसे यहां पर लगाई गई। और इसी के पास यहां पर एक पानी का स्टोर किया गया। इस पानी के स्टोर से यहां पे क्या है, पानी इस पाइप में डाला गया, और इस पाइप से यहां से धीरे 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 पानी यहां पर आता। और ये ग्रीष्मकालीन, कौन से काल में, ग्रीष्मकालीन में ये राजाओं की रहने के लिए आराम करने की जगह थी, जिसे अपन कह देते हैं यश मंदिर। अगर पूछ लिया जाए कि यश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, तो किस दुर्ग में बता दोगे आप, आमेर दुर्ग में। वापस समझे अपन, यानी ये जो मुगल गार्डन है, इसके बाद सुख मंदिर है, वो दीवाने कास के बिल्कुल सामने है। दीवाने कास के बिल्कुल कहां पर है, सामने है। और दीवाने कास के ऊपर, क्योंकि ये क्या है कि 3-4 है जो कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को कि सुख मंदिर कौन सा है, सुहाग मंदिर कौन सा है, यश मंदिर कौन सा है। तो आप समझें कि दीवाने कास के ऊपर जो महल बना हुआ है वो तो कहलाता है यश मंदिर। जो रानियों के आनंद के लिए जो बना हुआ है उसे कहते हैं सुख मंदिर। और शीश महल, दर्पण धाम या दीवाने कास कहते हैं अपन इसको, जहां पर राजा लोग अपनी पर्सनल वार्तालाप करते थे। अब आप ये सोच लो कि उस जमाने के राजा, आज तो अपन कूलर देखते हैं, लेकिन उस जमाने में भी, उस जमाने का ये क्या कहलाता है, कूलर कहलाता है। अब इस दीवाने काश से अपन जो ही अंदर चलेंगे तो अंदर चलते ही अपन देखते हैं कि अंदर प्राचीन महल आते हैं। प्राचीन क्या आते हैं, महल। और इन महलों को नाम दिया गया है मानसिंह के महल। अब मानसिंह के महल का मतलब है, अब नाम से पता चलता है अपने को कि भाई इसका निर्माण तो भाई मिर्जा राजा जयसिंह ने नहीं करवाया होगा। इसका निर्माण किसने करवाया है, मानसिंह ने करवाया है। माना जाता है इस मानसिंह के जो है मुख्यतया 12 रानियां थी। अब 12 रानियां हैं तो भाई एक कमरे में तो रहने से रहे 12 राजा रानी। अब इस 12 रानियां हैं, इन 12 रानियों के रहने के लिए आप ये अपन देखें कि 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ हैं और 3 इस तरफ हैं। तो ये कितने कमरे कितने हो गए हैं, 12। तो इन 12 रानियों के लेने के लिए सबके लिए अलग अलग महल बनाए गए हैं। तो पूछ ले आपसे कि भाई मानसिंह के महलों में कितने महल बने हुए हैं रानियों के लिए, तो कितने महल बने हुए हैं, 12 महल। अब 12 महल हैं तो अब 12 ही अगर अपन देखें, इन महलों के बीच में एक उसने एक छतरी बनाई है। क्या बनाई है, एक छतरी बनाई है। और इस छतरी के भाई 12 रानियां हैं, इसीलिए इन छतरी के खंबे कितने होंगे, 12 खंबे। और इसी 12 खंबे को अपन कह देते हैं 12 दड़ी, यानी 12 खंबे हैं, इसी कारण इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, 12 दड़ी। अब ये 12 दड़ी बना दिए, काम क्या आएगा साहब, तो काम ये आता है कि किसी भी रानी के कोई विवाद होता, यानी 12 रानियां हैं, 12 रानियों में से किसी के भी विवाद होता तो उस विवाद का निपटारा जो है वो विवाद का निपटारा इस 12 दड़ी में होता। इसी को अपन कहते हैं जनाना ड्यूटी। अब अपन देखें, आप एक नोटिस की होगी आपने, चित्रों से भी आपको अंदाजा लगा होगा कि सब बाहर के जो मंदिर हैं, जो अपने महल हैं या दीवाने कास हैं, जो भी हैं, वो सुंदर बने हुए हैं, और यहां अंदर जो है वो पुराने बने हुए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि मानसिंह ने महल बना तो दिया, लेकिन ये साहब अपनी जिंदगी, आधी जिंदगी तो उसने बाहर ही निभाई। आधी जो इसकी जिंदगी है उसने बाहर ही काटी। इसी कारण उसने यहां पर किसी प्रकार का ज्यादा निर्माण कार्य, वो जो मानसिंह है वो ज्यादा निर्माण कार्य यहां पर नहीं करा सका। अब अपन आगे चले इससे, तो अब ये क्या है कि मानसिंह की एक
रानी थी और उस रानी का नाम था कनकावती। इस कनकावती ने क्या है, एक मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर का नाम है सकट जगत शिरोमणि मंदिर। अब एक बात देखें अपन कि इसमें क्या है कि मानसिंह का एक बेटा था। मानसिंह क्या है, 1594 में बंगाल गया, लेकिन 1599 में इसकी तबीयत खराब हुई। में इसकी तबीयत खराब हुई, किसकी, मानसिंह की, और ये यहां से अजमेर आ गया और उस बंगाल की जिम्मेदारी दे गया ये अपने पुत्र जगत सिंह को। लेकिन 1599 में इसकी वहां पर आकस्मिक मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद इस कनकावती ने अपने पुत्र के याद में यहां पर क्या बना दिया, जगत शिरोमणि मंदिर। अब इसमें क्या है, कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है और कृष्ण भगवान की मूर्ति भी काले रंग की है और काले रंग की भी वो है जो मीराबाई अपने बचपन में पूजती थी। यानी जो मीराबाई जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति को पूजा करती थी उस मूर्ति को लाकर यहां पर स्थापित किया गया, इसी कारण इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि मीरा मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है तो इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो मीरा मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो एक मीरा मंदिर अपने किसी को कह देंगे, आमेर दुर्ग में। तो इस प्रकार अपने आमेर दुर्ग के बारे में अपन चर्चा करें तो ये लगभग अपनी पूरी हुई। लेकिन 1% इस आमेर से एक ये बावड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है और इस बावड़ी का नाम है पन्ना बावड़ी या पन्ना मीणा की बावड़ी। अब इसे पन्ना मीणा की बावड़ी के बारे में एक किंवदंती है या एक ख्यातु में या इतिहास में प्राचीन काल में अपन देखते हैं तो एक चीज लिखी हुई मिलती है कि जो आमेर है, आमेर पर प्राचीन काल में मीणाओं का रास्ता, ये मीणाओं का रास्ता, तो उस समय जो राजपूत जो आए थे, कछावा वंश के शासक आए थे, वो क्या है कि यहां पर आने के बाद उन्होंने देखा कि ये जगह ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ की जो मीणा है वो हमेशा अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते हैं, इस कारण अपन इनको कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन ये एक दिन, और वो दिन है दीपावली का दिन। इस दीपावली के दिन वो बिना अस्त्रों के रहते हैं और अपने जो पितृ होते हैं या अपने जो बुजुर्ग जिनको अपन पूजा अर्चना करते हैं तो उनको वो अपना जल अर्पण करते हैं। इसलिए वो उस दिन, किस दिन, दीपावली के दिन अपना अस्त्र शस्त्र नहीं रखते। इसी कारण जब वो दीपावली का दिन आया तो इन राजपूतों ने इन मीणाओं का वध करते हुए, इन राजपूतों ने मीणाओं को पराजित किया और यहां पर अपना राज स्थापित कर लिया। लेकिन ये बात क्या है कि ये चीज मैं नहीं कह रहा, यानी अगर आप कोई व्यक्ति विशेष पे न लें, क्योंकि ये चीज जहां अपने को मिली है इतिहास, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज है जहां पर अपन जितना पढ़ेंगे, क्योंकि अपन एक बात हो कहीं किताबों में या कहीं व्यक्ति अपन ये चीज देखें कि अंबिकेश्वर मंदिर के कारण आमेर पड़ा, तो अंबिकेश्वर मंदिर मैंने आपको बताया, मैंने पढ़ा इस चीज को कि अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण तो कोकिल देव ने कराया है, तो इसके बाद अंबिकेश्वर के नाम से तो संभव ही नहीं कि आमेर पड़े। ये अपन सामान्यतः चर्चा करते हैं। अब इसके बाद क्या है, कुछ फैक्ट हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अपन देखें कि यहां पर जो आमेर है, आमेर का अगर सबसे प्राचीन महल पूछ लिया जाए तो प्राचीन महल है कदमी महल। यानी अपन आपसे पूछ लिया जाए कि आमेर जो दुर्ग है, उस आमेर दुर्ग में सबसे प्राचीन यदि महल पूछा जाए तो वो प्राचीन महल कौन सा है, कदमी महल है। और इस कदमी महल में क्या है, जो आमेर के जो राजा लोग होते थे और आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था। आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक किस दुर्ग में होता, तो कौन सा दुर्ग बताओगे? आमेर। लेकिन अगर महल पूछ लिया जाए तो कौन सा बताओगे? कदमी महल। और एक चीज एक बताता हूं कि इस जो आमेर है, आमेर दुर्ग और महल दोनों के रूप में जाना जाता है। यानी अगर अपन देखें इतिहास में, अपन देखें तो आमेर को दुर्ग भी कहते हैं और महल भी कहते हैं। अब एक सामान्य एक लॉजिक समझे आप, दुर्ग और महल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? तो दुर्ग अपन आप कभी नोटिस करना, दुर्ग वो होता है जो सुरक्षा के लिए बनाया जाए। यानी अगर आप दुर्ग देखेंगे तो दुर्ग का निर्माण हमेशा किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए। अब अगर मान लो अपन कहते हैं पहले अपने बुजुर्ग आदमी थे, मोटा खाते मोटा पहनते थे, तो वो सही सुरक्षित रहते थे, तो इसीलिए दुर्ग अगर सुरक्षा के लिए बनाया गया है तो इसमें क्या है? सुविधा कम और मजबूती ज्यादा थी। अब मजबूती ज्यादा थी तो उसमें अपने ऐशो आराम की चीजें नहीं मिलती। और महल क्या है? रहने के लिए बनाए जाते थे। महल क्या है? रहने के लिए। और रहने के लिए का मतलब यह है कि अगर आदमी रहने के लिए यदि कोई महल बनाता है तो वो स्वाभाविक बात है कि उसमें सुंदरता भी आएगी। क्योंकि आजकल व्यक्ति को अगर कोई अपना, जैसे अपन ये सीधा समझें कि अगर अपन रहने के लिए एक मकान बनाएंगे तो उसमें अपन सोचेंगे कि यार ये सुविधा भी मिल जाए, ये सुविधा भी मिल जाए। तो अपन देखें कि ये आमेर दुर्ग है वो किसके रूप में जाना जाता है? महल। अब साहब एक व्यक्ति यहां आया घूमने के लिए, इस महल को देखने के लिए एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है विशव हेबर। इस व्यक्ति ने यहां पर आके देखा तो वो चकाचौंध रह गया कि भाई ऐसा महल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं रे साहब। तो उसने कहा कि मैं एक क्रेमलिन एक शहर है, एक क्रेमलिन एक शहर है, दुर्ग है, जगह है, इस क्रेमलिन में जो देखा या अल ब्रह्मा, अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उससे भी बढ़कर ये आमेर की महल हैं, उससे भी बढ़कर ये आमेर के महल हैं। तो अपन देखते हैं कि यहां अपनी आमेर दुर्ग की क्लास समाप्त हुई। मैं 2-5 मिनट क्या करूंगा, आपको इसका वापस एक बार रिवीजन करा देता हूं, जिससे आपको क्या है किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। तो अपन देखें कि आप वापस 5 मिनट इसको क्या है कि तल्लीनता से देखें, जिससे इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो वो अपना छूटेगा नहीं। क्योंकि मेरा जो टारगेट है, क्योंकि ये जो दुर्ग टॉपिक है वो सभी वैकेंसी में आता है, तो इससे संबंधित यानी अगर आप यहां पढ़ लोगे तो ये मान के चलो कि आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन ये समझे कि आमेर दुर्ग है कौन सी श्रेणी में आएगा? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। कौन सी पहाड़ी पर है? खालीगो पहाड़ी पर। किस ऋषि की तपस्या स्थली है? अमरीश ऋषि की तपस्या स्थली। और अपन देखें इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था? आमेर पड़ा था। और यहां पर अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कोकिल देव ने। अब अपन देखें कि इसके अंदर आमेर दुर्ग में जाने से पहले सबसे पहले कौन सा बाग आएगा? दिल्लाराम का बाग। इसका निर्माण किसने करवाया है? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और ये इसलिए करवाया था कि यहां राजा और रानियां अपने पार्क में अपना मनोरंजन कर सकें। इस दिल्लाराम के बाग से अपन आगे चलें तो आगे चलते हैं तो सबसे पहले जो मेन दरवाजा आता है आमेर दुर्ग का, जो मुख्य द्वार है, उसका नाम क्या है? सूरजपोल है। और सूरजपोल है ये अभी आम जनता के लिए खुला हुआ है, लेकिन प्राचीन काल में केवल यहां पर कौन चलते थे? राज परिवार। और इन राज परिवार का स्वागत करने के लिए इसके जस्ट सामने आम जनता के आने के लिए, और इसके सामने एक चौक बना हुआ है, इस चौक का नाम क्या है? जलेब चौक है। और इसमें प्राचीन काल में यहां पर आर्मी की परेड होती थी। और इसमें जो कमरे हैं, ये जो चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं वो घोड़े के अस्तबल थे, जहां पर वर्तमान में क्या बना हुआ है? टिकट घर बना हुआ है। इस टिकट घर बना हुआ है उस सूरजपोल के सामने की तरफ अगर अपन एक दरवाजा देखते हैं, उसका नाम क्या है? चांदपोल है। इसके ऊपर यहां पर नगाड़ जी बैठते थे, जो कि उस राज परिवार के कोई रिश्तेदार आते तो वो वहां पर नगाड़े बजाते। इसके बाद अपन जो ही इसके साइड में अपन चलते हैं तो एक माता का मंदिर सामने आता है, और वो माता का मंदिर आता है शिला माता का।
पूछा जाए कि शिला माता का मंदिर कहां पर है तो कौन से दुर्ग में है, आमेर दुर्ग में है। और आमेर दुर्ग में अगर अपन देखें कि कौन से चौक में है तो जलेब चौक में है। और मूर्ति कहां से लाई गई है, पूर्वी बंगाल से लाई गई है। और पूर्वी बंगाल में भी वर्तमान में कौन से देश में चला गया है, बांग्लादेश में। और पूर्वी बंगाल का अगर मूल स्थान अगर देखा जाए तो कौन सा है, सज्जोर है। और यह लाए किसके द्वारा, कहां किसके से लाई गई है, केदार से। और लाया कौन है, राजा मानसिंह प्रथम लाया है। इसके बाद में मैंने ये चर्चा की थी कि यहां पर एक सामान्य शिला माता की नॉलेज दी है, इसका विस्तृत जो कहानियां या मान लो कि कोई चीज है तो जब शिला माता का अपन पढ़ेंगे उसमें पूरा वर्णन दूंगा कि भाई इसमें कौन से ये चांदी के गेट किसने लगाए हैं, यहाँ इसका वर्तमान निर्माण किसने करवाया है, या मान लो कि इसके बाद जो भी है ना। तो अपन देखें कि शिला माता है, शिला माता का मंदिर कौन से दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। कौन से चौक में, जलेब चौक में है। इसकी मूर्ति कहां से लाई गई है, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में स्थान पूछा जाए सज्जोर, किस राजा के से लाई गई है, केदार से लाने वाला मानसिंह है। मूर्ति मंदिर किसने बनवाया, मानसिंह ने। मुंह थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है जिसके पीछे दो रह के भाई किसी का वध कर रही थी मां, तो थोड़ा अपन भी अगर किसी को मारते हैं तो थोड़ा टेढ़ा लगता है। दूसरा मत ये कहता है कि मानसिंह जो है वो मानसिंह क्या है, किसी नर बलि को दी है जो माता को पसंद नहीं आती और उस कारण मां ने थोड़ा अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। इसके बाद अपन आगे चलें तो यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। इसके बाद प्राचीन काल में नर बलि, बाद में बकरे की बलि, वर्तमान में कौन सी बलि, झाग बलि दी जाती है। और इसी माता के मंदिर में, शिला माता का जो मंदिर है उसी माता के मंदिर में एक हिंगलाज माता की मूर्ति स्थापित की गई है जो लाई गई है मीणाओं के द्वारा। और कहां से लाई गई है, बलूचिस्तान से लाई गई है। इसके बाद अपन देखें ये आमेर कछुआओं की आराध्य देवी है। अगर कुल देवी पूछ ले आमेर शासकों की तो वो जमवाई माता है। इसके बाद यहाँ प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। इससे टिकट लेने के बाद जो ही अपन टिकट लेने के बाद आगे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा दरवाजा आएगा, सिंहपोल। और फिर उसके बाद यहाँ मानसिंह है, मानसिंह के बाद सभी राजाओं के आगे क्या लगने लग गया, सिंह लगने लगा। इसके बाद जुई सिंह बोल से अपन आगे चलते हैं तो आगे आता है दीवाने आम आता है। दीवाने आम का मतलब है सरकारी आदमी, आम का मतलब है जनता, यानी जहां पर सरकारी और आम जनता दोनों बैठती हो उसे अपन दीवाने आम कहते हैं। दीवाने आम में कितने कमरे हैं, 40 कमरे हैं। 40 कमरों में 16 कमरे किसके बने हुए हैं, संगमरमर के बने हुए हैं। और 24 कमरे किसके बने हुए हैं, बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। और इस जो दीवाने आम है उसका निर्माण किसने करवाया है, मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसी दीवाने आम के नजदीक यहाँ 27 कमरे बने हुए हैं जहां पर जिसको बिल्कुल अपन ने क्या नाम दे दिया, 27 कचहरी नाम दी। और यहां पर उस 27 कचहरी में जो व्यक्ति बैठते थे वो क्या काम करते थे, राजस्व वसूली करते। इसके बाद जो ही अपन दीवाने आम से अपन आगे चलें तो यहां पर जो बदबू है या जो मान लो हवा नहीं आ रही थी उसके लिए मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में यहां पर मावटा झील बनवाई। इसी मावटा झील के किनारे पर दादू दयाल जी प्रवचन दे रहे थे तो उस समय रज्जत जी आते हैं जो कहां जा रहे हैं, शादी में। उसी शादी की वेश पूजा में ही वो दादू जी के क्या बन जाते हैं, संत बन जाते, शिष्य बनते हैं। इसके बाद अपन आगे चलें तो यहां पर उस खुशबू के लिए क्या बनाई है, केसर क्यारी। आपको बता दूं यहां कभी केसर उगा नहीं है, लेकिन क्या है कि सब राजा लोग कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें केसर उगाने की कोशिश की, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, केसर क्यारी। इसके बाद जो ही अपन आगे चले दीवाने आम से तो एक पोल आता है, उसका नाम क्या है, गणेश पोल है। इस गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया है, मिर्जा राजा जयसिंह ने। ये 50 फुट चौड़ा 50 फुट ऊंचा है, जिसको फर्ग्यूसन ने देखकर कहा कि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। इसके बाद इसी गणेश पोल को नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके बीच के अंदर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। और यहां पर ऊपर एक बना हुआ है जिसे अपन ने क्या नाम दिया, सुहाग मंदिर नाम दिया। अब सुहाग मंदिर अपन देखें तो यहां पर क्या है, वास्तविक सुहाग मंदिर तो ये इधर से है, बाहर से तो केवल दरोगा जी का ही देता है। यहाँ सुहागिन जो रानियां होती थी वो बाहर की गतिविधियां या कभी मान लो कि राजा युद्ध जीत के आते तो उनका नजारा देखती थी इस झरोके से, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सुहाग मंदिर पड़ा। इसके सुहाग मंदिर के आगे अपन चलें तो आगे चलते दीवाने कास आता है। दीवाने कास का मतलब है सरकारी मिलने वाले कास, मंत्रियों की जहां पर मीटिंग होती है वो क्या कहलाता है, दीवाने कास कहलाता है। इसका निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, इसी कारण इसको क्या कहती है अपन ने, जय मंदिर कहा। इसके बाद अपन देखें यहां पर एक अंग्रेज को जो मैंने चर्चा की थी तो ये मजाक के लिए कहा था ये सब चीजें, लेकिन वास्तविकता में अपन देखें तो ये समझाने के लिए कहा था कि शीशु पर अगर लाइटर की लो पड़ती है तो वो चमकते हैं, ऐसे लगता है कि तारे दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण इस शीशे जड़े होने के कारण अपन ने इसको क्या नाम दिया, शीश महल दिया। इसके बाद अपन देखें कि मिर्जा राजा जयसिंह का एक कवि हुआ था और उस कवि का नाम था बिहारी। उस बिहारी ने एक किताब लिखी सतसई, और सतसई में इस शीश महल को नाम दे दिया, क्या नाम दिया, दर्पण धाम नाम दिया। इसके बाद अपन आगे चलें
तो इसी दीवाने कास के सामने एक गार्डन बना हुआ है, वो मुगल पद्धति पर बना हुआ है, इसी कारण इसका नाम क्या दे दिया, मुगल गार्डन दिया। और इसी मुगल गार्डन की जो पद्धति जो है उसको चार बाग पद्धति कहते हैं, क्योंकि ये चार टुकड़ों में बनाया गया है, बीच में छतरी बनाया गई, मतलब बीच में पंवारा करके चारों तरफ क्या है अपना बनाया, इसी कारण इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, चार बाग पद्धति। इसके बाद अपन आगे चलें, समझाने के लिए बताया था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को कि कौन सा सुग मंदिर है, कौन सा जस मंदिर है, या कौन सा जय मंदिर है। तो मैंने आपको बताया कि दीवाने कास जो है उसमें जयसिंह के द्वारा बनाया गया, इस कारण ये तो क्या कहला दिया, जय मंदिर कहलाया। इसके बाद रानिया को आनंद की प्राप्ति सावन के महीने में यहाँ पर झरनों के नीचे जो पानी या झूला झूलती थी, इसके दोनों तरफ जो महल बने उसको नाम क्या दे दिया अपन ने, सुग मंदिर दिया। लेकिन इस दीवाने कास के ऊपर राजा के रहने के लिए ग्रीष्मकालीन एक महल बना हुआ है, जिसमें यहाँ पानी की टंकी बनाई गई है और उससे पाइप का देते हुए यहाँ पर अपने चारे की या जो कूलर की जो वो आती है घास की, जो वैसे बनाकर यहाँ पर, जिससे इसमें पानी आने के बाद जो ही गर्मी लू की हवा आए तो वो यहाँ पर ठंडा, यानी उस जमाने का ये क्या कहलाता था, कूलर, जिसे अपन ने यश यानी आराम, तो यश इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, यश मंदिर दिया। इसके बाद अपन आज से आगे चलेंगे तो प्राचीन महल दिखाई देते हैं अपने को, और इस प्राचीन महलों का निर्माण किसने करवाया, मानसिंह ने। इसी कारण इन महलों को क्या कहा जाता है, मानसिंह महल। इस मानसिंह के मुख्यतः 12 रानियां थी जिनके लिए रहने के लिए इसने बनाया, इसलिए कितने महल बनाए इसने, 12 महल बनाए। अगर पूछ लिया जाए कि मानसिंह ने रानियों के रहने के लिए कितने महल बनाए, तो कितने महल बना दिए, 12 महल। इसके बाद अपन देखें कि इसके इस 12 महल यानी 3-3 अपन ने बताया था आपको कि 3-3 चारों कोने में, इसीलिए 4-3-12 हो गए। इसके बाद इसके बीच में एक छतरी बनाई, वो छतरी बनाई है 12 कम्बू की, जिसे अपन ने नाम दे दिया 12 धड़ी। अब 12 धड़ी नाम दिया तो यहां पर कारण क्या था कि विवाद, अगर रानी में विवाद होता तो उसका निपटारा यही होता, इसी को अपन ने नाम दे दिया जनाना ड्यूडी। इसके बाद अपन देखें आगे एक मंदिर आता है, इस मंदिर को जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया है, कनकावती ने करवाया है। और इसमें अपन देखें इसका पुत्र, जो मैंने आपसे चर्चा की थी कि मानसिंह 1594 में कहा गया हुआ था, बंगाल जब गया तो 1599 में उसकी तबीयत खराब होती है, तो वो वापस कहाँ आ जाता है, अजमेर। लेकिन उसके पीछे जो उसने अपने बेटे को छोड़ के आया था, वो किसी आकस्मिक कारण से वहां पर इसकी 1599 में क्या हो गई, मृत्यु। इसी कारण इसकी याद में ये बनाया गया, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया, जगत शिरोमणि मंदिर। इसके बाद अपन देखें कि यहां पर इसमें मंदिर में मूर्ति किसकी लगी हुई है, कृष्ण भगवान की, और वो किस रंग की है, काले रंग की। और यहां पर अपन देखें इस काले रंग की मूर्ति वो मूर्ति है जो मीराबाई बचपन में पूजा करती थी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गई, मीरा मंदिर। अब इसके बाद एक प्रश्न क्या है, अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है बावड़ी का एक प्रश्न, तो उसमें अपन देखें कि इसी आमेर दुर्ग के नजदीक एक बावड़ी है, उसका कहते हैं पन्ना मीणा की बावड़ी। अब अपन देखें कि यहां पर मैंने आपसे चर्चा की, ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष पे आक्षेप नहीं है, ये मैंने पढ़ा है, ख्यातों में पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि आप ये सोचोगे यार ये सब होता है क्या। तो अपन देखें कि मीणाओं को, मान लो कि पहले मीणाओं को पराजित करने के लिए एक उपाय सोचा कि हमेशा वो अस्त्र शस्त्र रहते हैं, लेकिन दीपावली एक ऐसा त्योहार है, दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या है कि जो मीणा है अपने पितरों को जल अर्पण करते थे, इसीलिए राजपूतों ने वो मौका देखा और उनका वध हराते हुए यहां पर आमेर पर राजकछवाहा वंश ने अपना क्या साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद अपन ने चले कि इसके बारे में 2-3 प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा की कि यहां आमेर के जो प्राचीन महल यानी मानसिंह से भी पहले के अगर महल अगर पूछे जाते हैं आपसे, तो उसका नाम क्या है, कदमी महल है। और कदमी महल में क्या किया जाता है कि आमेर के राजाओं का क्या किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है, और राज्याभिषेक किया जाता है और ये किया जाता है मीणाओं के द्वारा। जैसे अपन अगर मेवाड़ का इतिहास देखते हैं तो मेवाड़ में भीलों के द्वारा, भील राजा के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार आमेर में मीणा राजा के द्वारा, उस समय मीणाओं के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। फिर मैंने आपसे कहा कि आमेर दुर्ग भी है और महल भी है। दुर्ग और महल में अपन मैंने आपसे चर्चा की कि दुर्ग बनाया जाता है सुरक्षा के लिए, इसलिए वो क्या है, मजबूत बनाया जाता है। लेकिन आप आमेर दुर्ग को जब आप देखते हो तो दुर्ग कम और महल ज्यादा, क्योंकि महल में क्या है, आदमी रहता है तो उसमें सुंदरता चाहिए, सुविधा चाहिए, इसीलिए आमेर, अगर आप आमेर के महलों को अगर देखते हो तो उसमें आपको सारी सुविधा मिलेगी जो उस जमाने के महलों में मिलती थी। इसी की सुंदरता को देखते हुए एक इतिहासकार हुआ और उस इतिहासकार का नाम है विशव हेबर। इस हेबर ने कहा, इसको देखते ही उसका दिमाग चकरा गया और उसने ये शब्द कहे कि भाई मैंने क्रेमलिन में जो कुछ भी देखा है
और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बेहतर अगर कोई महल है तो वो कौन सा है? आमेर का महल। ठीक है भाई। हूं अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस सिकवाल ऑनलाइन हब को सब्सक्राइब करें। और मैं अभी इस समय क्या है कि आपके किसी ने कोई कमेंट्स दिए हैं उनका मैं उत्तर इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि यदि मैं अगर उस चीज को देखता तो मेरी जो लय है पढ़ाने की वो उसमें टूटती और जो चीज आपको समझ में नहीं आती। आप ज्यादा से ज्यादा इस सिकवाल ऑनलाइन ऐप जो है अपना यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप बताएं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हो सकता है कि मैं कभी कभार ही आपको पढ़ाने के लिए लाइव आऊंगा, लेकिन रिकॉर्डेड मैंने आपको पहले भी कहा था कि लगभग रिकॉर्डेड कोर्स दिसंबर से पहले पहले सारे रिकॉर्ड करवा दूंगा मैं कोर्स। ये तो मैं इसलिए लाइव इसलिए आ गया क्योंकि कहीं बच्चे ये सोचने लगे थे कि भाई सिकवाल जी खुद पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो क्या पता कैसा पढ़ाएंगे। तो भाई जिंदगी में पहली बार ऑनलाइन पढ़ाया है मैंने, कभी जिंदगी में ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है। ऑफलाइन में तो मैंने काफी साल पढ़ाए हैं जिसका अनुभव काफी है। लेकिन आपको अगर ये अच्छा लगे, कि मैं एक चीज मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा मानना यह है कि अगर पढ़ाना अच्छा लगे तो ही दूसरों को बताएं। क्यों? क्योंकि मान लो कि 1-2 घंटे आपके खराब हों और 1-2 घंटे हमारे खराब हों, तो आप कोशिश करें अगर अच्छा लगे तो आप दूसरों को बताएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।